रहे और आनंद लेते रहे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का मूल लक्ष्य तो आनंदवाद है। आनंदवाद यानी जिंदगी में सत चित और आनंद, ईश्वर की अनुभूति एक आनंद की अनुभूति है। और जिस समय हमें दुख में भी आनंद का अनुभव होगा तो निश्चित ही हमें ये महसूस होगा कि हम ईश्वर के करीब हैं। सुख में आनंद एक भौतिकता की ओर जाते भौतिकता हैं की ओर हमें ले जाती है और आसपास की परिस्थितियां और तत्व हाँ। हमें लुभाते रहते हैं हाँ। और हम उसमें डूबते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आनंद की चरम सीमा पर जब पहुंचते हैं हाँ। तो केवल हम वही एक तत्व को अपने बिल्कुल निकट पाते हैं। बिल्कुल आनंद तत्व ही और ये आनंद तत्व की प्राप्ति कवि को कहाँ से हुई है, तो हम फिर उस जगह ले जाना चाहते हैं कि जहाँ वे भगवान बुद्ध से प्रभावित है। बुद्ध का आनंदवाद, उन्होंने जो दुख की बात की कि दुख का कारण क्या है, भगवान बुद्ध का प्रश्न है दुख का कारण क्या है। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी लालसाएं हैं, हमारी वासनाएं, यही ये संपूर्ण बातें आप कामायनी में एक प्रतीक के रूप में, एक रूपक के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत सुंदर बात है, कवि की जो मनोवैज्ञानिकता है, सूक्ष्म भावों को उन्होंने मूर्त रूप में प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद की ये बहुत बड़ी खूबी है, न भूतो न भविष्यति। कभी किसी ने सूक्ष्म भाव, मन के उन भावों को हम देख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने लज्जा सर्ग में, लज्जा क्या है, तो वो कहते हैं कि मन की वो मरोड़ है जो कानों तक फैलती है, चेहरे पर लाली बनकर उभरती है। और कवि ने लज्जा को नारी जीवन का अंकुश कहा है। नारी को विलासिता और व्यभिचार की ओर ले जाने में लज्जा नाम की जो तत्व है, जो सूक्ष्म है, लज्जा नारी का आभूषण यूं ही नहीं कहा गया है। लज्जा ही वो तत्व है जो नारी को पुरुष से भिन्न बनाती है। लज्जा से नारी के चेहरे पर जो सौंदर्य निखरता है, उस बात को इस काव्य में कवि ने एक अंकुश के रूप में, जिस तरह से मदमस्त हाथी को महावत अंकुश से काबू में करता है, उसी तरह मदांध स्त्री को, कामांध स्त्री को लज्जा नाम का जो तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, वो पौरुष से भिन्न करती है। कवि ने इतना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण कामायनी में प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य एक विराट साहित्य है, जिसमें हम यदि डुबकी लगाएं तो हम उसमें डूबते उतराते रहेंगे। हम उनके नाटकों के विषय में भी देख सकते हैं, तो उनके महत्वपूर्ण नाटक जो बहुत महत्व के हैं, उन्होंने सबसे पहले जो नाटक लिखे हैं उनमें नंदुलारी वाजपेयी ने एक बहुत स्पष्ट बात की कि भारतेंदु के बाद एक बहुत बड़ा अवकाश, शून्यावकाश सा छा गया कि जिसमें हम कह सकते हैं कि नाटक, अच्छे नाटक लिखे ही नहीं गए। और नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा कि प्रसाद जी ने नाट्य क्षेत्र में प्रवेश करके नाटक को नए चरित्र, नई घटनाएं, नया ऐतिहासिक देशकाल, नया आलाप संलाप, संक्षेप में नया समारंभ दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार प्रसाद का आविर्भाव हिंदी नाट्य साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ती है। वास्तव में हिंदी नाट्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना जयशंकर प्रसाद का आगमन है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का वर्गीकरण हम 3 रूपों में कर सकते हैं। ऐतिहासिक नाटक, जिसके अंतर्गत आते हैं राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अर्ध ऐतिहासिक नाटकों में जन्मेजय का गहन, नाग यज्ञ, विशाख, सज्जन और प्रायश्चित। सज्जन और प्रायश्चित उनके ऐसे नाटक हैं जो प्रारंभ में लिखे। काल्पनिक नाटकों में कामना और एक घूंट एकांकी है, जिसके द्वारा एकांकी का प्रारंभ माना जाता है। इनके नाटकों का परिचय हम लेंगे, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ करना चाहूँगी कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में पारसी रंगमंच, पाश्चात्य रंगमंच और भारतीय रंगमंच तीनों का सुंदर समन्वय किया है, जिसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि इनके नाटक केवल भारतीय रंगमंच के आधार पर है। इसमें पाश्चात्य संघर्ष भी मिलता है, पारसी नाटकों के गीत शैली भी मिलती है और हमारी
पाश्चात्य नाटकों में जो संघर्ष है वो युद्ध के दृश्य चंद्रगुप्त नाटक में हम देख सकते हैं। भारतीय नाट्य प्रणाली में युद्ध में ये व्यक्त नहीं होता। तो नैनाबेन हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन काल में इतना कुछ रच गए, सीमित समय में इतनी विशाल रचनाएं करके गए। 1890 से 1937 तक का बहुत लघु जीवन, हाँ, लेकिन रचनाओं का व्याप और फलक देखे तो असीमित है। और वास्तव में उसमें हम भी कितना लंबा जीते हैं ये बहुत दार्शनिकता, महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मता, दार्शनिकता, प्रेम, लौकिक, मनोवैज्ञानिकता। अलौकिक, ऐतिहासिकता, पुराण, कौन कौन सा विषय ऐसा है जिन्होंने नहीं छुआ। बिल्कुल तो इस प्रकार हम समग्र साहित्य का यहाँ पर केवल आचमन कर पाए। बिल्कुल, और ये आचमन भी हमारे लिए अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें किसी एक तत्व की कमी रह जाती है, जो कहानी है, उपन्यास है, या निबंध है, समीक्षा है। जयशंकर प्रसाद ने गद्य और पद्य दोनों ही साहित्य को इतना समृद्ध किया कि हिंदी साहित्य जगत उनके कार्यों को कभी भुला नहीं पाएगा। हिंदी साहित्य का विकास, हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। और छायावाद के प्रखर प्रवर्तक के रूप में भी उनकी ये स्मृति तो कभी विलीन नहीं हो होगी। पाएगी। वे इस युग के एक ऐसे निर्माता थे कि जिनको हिंदी साहित्य जग निरंतर याद रखेगा और उन्हें पढ़ता और पढ़ाता रहेगा। वे अजर अमर साहित्यकार हैं जिसका कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी रचनाओं से अजर अमर होता है, अपने रूप और शरीर से नहीं। और शरीरी प्रेम तो जयशंकर प्रसाद का लक्ष्य था। उनका आनंदवाद लेकर हम यहाँ अपनी बात समाप्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद को पुनः प्रणाम और दर्शकों को प्रणाम।